दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन पोर्ट्स की और जानेंगे कि किस तरह पोर्ट्स इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों इंडिया एंशिएंट टाइम से ही एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पावर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चोलास और कलिंगा एम्पायर्स की नेवीज एक समय में ओशियंस को रूल किया करती थीं और आज इंडिया उसी ग्लोरी को रीगेन करना चाहता है। पोर्ट्स किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करते हैं और खासकर कोस्टल एरियाज के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी क्रूशियल होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड में पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70 to 80% वर्ल्ड ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है। इंडिया का 95% ट्रेड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है और बाय वैल्यू देश का 70% ट्रेड भी पोर्ट्स के थ्रू ही होता है और इसी कारण इंडिया वर्ल्ड का 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन है। ट्रेड के साथ साथ पोर्ट्स का होना किसी भी देश की नेवी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी ने अच्छे पोर्ट्स और सी रूट्स की हेल्प से ही कॉलोनियलिज्म का दौर शुरू किया। उसी दौरान उन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े और जीते, जैसे कि ओपियम वॉर्स विद चाइना। उसके अलावा पोर्ट्स के एडवांस्ड एंड डेवलप्ड होने का एडवांटेज सी डिजास्टर्स मैनेजमेंट, वॉर टाइम और पैंडेमिक्स के दौरान भी मिलता है, जो लोगों के सेफ मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान भी इंडिया ने पोर्ट्स और सी रूट के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मेडिकल इक्विपमेंट का इंपोर्ट किया। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन पोर्ट्स की और जानेंगे कि किस तरह पोर्ट्स इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों इंडिया एंशिएंट टाइम से ही एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पावर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चोलास और कलिंगा एम्पायर्स की नेवीज एक समय में ओशियंस को रूल किया करती थीं और आज इंडिया उसी ग्लोरी को रीगेन करना चाहता है। पोर्ट्स किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करते हैं और खासकर कोस्टल एरियाज के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी क्रूशियल होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड में पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70 to 80% वर्ल्ड ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है। इंडिया का 95% ट्रेड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है और बाय वैल्यू देश का 70% ट्रेड भी पोर्ट्स के थ्रू ही होता है और इसी कारण इंडिया वर्ल्ड का 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन है। ट्रेड के साथ साथ पोर्ट्स का होना किसी भी देश की नेवी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी ने अच्छे पोर्ट्स और सी रूट्स की हेल्प से ही कॉलोनियलिज्म का दौर शुरू किया। उसी दौरान उन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े और जीते, जैसे कि ओपियम वॉर्स विद चाइना। उसके अलावा पोर्ट्स के एडवांस्ड एंड डेवलप्ड होने का एडवांटेज सी डिजास्टर्स मैनेजमेंट, वॉर टाइम और पैंडेमिक्स के दौरान भी मिलता है, जो लोगों के सेफ मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान भी इंडिया ने पोर्ट्स और सी रूट के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मेडिकल इक्विपमेंट का इंपोर्ट किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आइए अब इंडिया में पोर्ट्स और उनके डेवलपमेंट के करंट स्टेटस के बारे में जानते हैं। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर का एक अहम निर्धारक होता है। डेवलप्ड पोर्ट फैसिलिटीज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए एक स्मूथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इंडिया में कुल 13 मेजर और 119 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, जिससे इंडिया के फॉरेन ट्रेड का 95% बाय वॉल्यूम और 70% बाय वैल्यू मुमकिन हो पाता है और इसका एक अहम श्रेय जाता है 7,517 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन को, जो इंडियन पेनिनसुला को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है। ये कोस्ट लाइन इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक वरदान साबित हुई है। इंडिया की टोटल कार्गो होल्डिंग कैपेसिटी अबाउट 2400 मिलियन टन्स पर एनम है। वर्ल्ड शिपिंग टनेज में इंडिया 18th रैंक पर है। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग कंट्री है और हम अपना इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करने वाली वर्ल्ड की 4th कंट्री बन चुके हैं। पोर्ट्स और शिपिंग एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से टाइटली इंटीग्रेटेड है। MNCs के लिए एक फेवरेबल डेस्टिनेशन होने के कारण इंडिया पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद इंडियन पोर्ट्स की सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इंडियन फॉरेन ट्रेड को काफी बड़े लेवल पर अफेक्ट करती है। आइए देखते हैं कि इस अंडर परफॉर्मेंस को दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं और कैसे इस डायरेक्शन में सभी कदम हमारी इकोनॉमी को अनलॉक कर सकते हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि इसमें किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह से उनको ओवरकम किया जा सकता है। 2020 से 21 के यूनियन बजट में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को
1800 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया था और इसमें पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए 143.5 करोड़ का फंड रिलीज किया गया और साथ में इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के लिए 678.30 करोड़ का एलोकेशन किया गया। मर्चेंट शिपिंग बिल 1958 को रिपील और रिप्लेस करके लाए गए। मर्चेंट शिपिंग बिल 2020 का मकसद दुनिया के बड़े देश जैसे कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान एक्सेट्रा की शिपिंग इंडस्ट्री की एडवांस टेक्नोलॉजीज को अपनाकर उनको इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री में लागू करना है। ये बिल इंडियन वेसल्स के लिए जनरल लाइसेंस की जरूरत को खत्म कर देगा और इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स या रिकॉर्ड्स को पहचान देगा। उसी के साथ ये बिल इंडियन वेसल्स की ओनरशिप की एलिजिबिलिटी को भी एक्सपैंड करेगा, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जा सके। पोर्ट से होने वाले ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने और पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसके थ्रू अराउंड 500 प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। पोर्ट डेवलपमेंट के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट में 247 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू कोस्टल रीजन्स में कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स, पोर्ट्स लिंक इंडस्ट्रियल एंड मैरीटाइम क्लस्टर्स, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटीज को बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 143 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं और 2.12 लाख करोड़ के 190 प्रोजेक्ट्स अभी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि NIP प्लान 58 प्रोजेक्ट्स वर्थ $6.6 बिलियन पर काम किया जा रहा है, जिसे 2025 तक देश के बड़े पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। उन्नति प्रोजेक्ट के अंदर बड़े पोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए 116 नए इनिशिएटिव लाए गए हैं और इनमें 95 पोर्ट्स का काम कंप्लीट भी हो गया है। फरवरी 2021 में मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास किया गया। ये बिल डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करने में हेल्प करेगा और पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को सुधारने में हेल्पफुल होगा, यानी कि इसके थ्रू पोर्ट्स को मिलने वाली ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी। इसके अलावा 13 सितंबर 2021 को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को बूस्ट करने के लिए नए कंटेनर स्कैनर को इंस्टॉल किया है। इससे अब आसानी से अपग्रेडेड सिक्योरिटी के साथ कंटेनर का मूवमेंट हो पाएगा। 2021 में इनॉग्रेट किए गए मैरीटाइम विजन 2030 के अंदर 3 लाख करोड़ के निवेश की मदद से 20,000 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू को जनरेट करने के साथ साथ 20 लाख जॉब्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा वेस्ट बंगाल क्लस्टर में 80,000 करोड़ के अमाउंट से मेगा कैपेसिटी पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे। इस विजन के अंडर ग्रीन सस्टेनेबल पोर्ट्स को बनाया जाएगा, जिसमें 60% एनर्जी यूज को रिन्यूएबल सोर्सेज से ऑब्टेन करना शामिल होगा। 2022 तक जीरो एक्सीडेंट पोर्ट्स के टारगेट को पूरा करने के साथ साथ पुराने शिप्स को रिसाइकिल करने का भी प्रमोशन किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रपोजल के अनुसार 2024 तक इंडिया की 4.5 मिलियन LDT की शिप रिसाइकलिंग कैपेसिटी को डबल किया जाएगा, जिससे 1.5 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसी के साथ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में 22 मैरीटाइम पोर्ट अथॉरिटीज ने डिफरेंट सबसेक्टर्स में $47.02 बिलियन के 486 MOUs साइन किए। इंटरनेशनल ट्रेड का 9th 10th टनेज सी रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट जैसी क्रूशल रिसोर्स का संपूर्ण फायदा उठाने के लिए हर देश अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इंडियन पोर्ट्स पर स्पेशलाइज्ड वेसल्स और नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रेशर झेलना पड़ता है, ताकि वो शिपर्स, लॉजिस्टिक्स कंपनी और शिपिंग ऑपरेटर की बढ़ती डिमांड को पूरा कर सके। पोर्ट की सक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सपोर्टिव पॉलिसी और उनका रेगुलेटरी स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कस्टमर्स को सर्विस डिलीवर करने वाले इंस्टीट्यूट्स कितने इफेक्टिव हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर और रेगुलेशंस रेजिम्स भी 21st सेंचुरी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं। इस डायरेक्शन में हमने अभी देखा कि किस तरह बड़े पॉलिसी लेजिस्लेशंस जैसे मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, द इंडियन पोर्ट्स बिल और भी कई एक्ट्स अलग अलग लेवल पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक्स और पोर्ट सब सेक्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी दे दिया है, पर इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनने के लिए अभी और बहुत से स्टेप्स इस डायरेक्शन में लेने होंगे। चाइना का 60% ट्रेड सी रूट्स और पोर्ट के थ्रू होता है
और चाइना वर्ल्ड के 96% ड्राई कार्गो कंटेनर और 100% रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स अकेले बनाता है। मैरीटाइम ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया को कंटेनर्स पर अपनी चाइनीज डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वैल्यू चेन के हर लेवल पर डिजिटाइज्ड ऑपरेशंस के साथ साथ अननेसेसरी इंटरवेंशन को भी कर्ब किया जाना चाहिए। डिजिटल कस्टम क्लियरेंस, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, पोर्ट्स पर ई बर्थिंग और ई बंकरिंग, टर्मिनल ऑपरेशंस और पोर्ट्स के डिजिटाइजेशन के सभी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। पोर्ट्स के मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एफिशिएंसी को बढ़ाकर हम पोर्ट की इकोनॉमिक कैपेसिटी को 10 to 15% बढ़ा सकते हैं। इस सेक्टर की फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी को बढ़ाने के लिए सेक्टर के लिबरलाइजेशन की जरूरत है। आज देश के सभी बड़े छोटे पोर्ट्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। एडिक्वेट लेजिस्लेशन और सुपरविजन के थ्रू गवर्नमेंट को देश के कुछ पोर्ट्स और टर्मिनल ऑपरेशंस को प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचना चाहिए। उसी डायरेक्शन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को नए तरीके से शेप करके हम पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स को और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अडॉप्ट करना होगा और साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपर्टीज बढ़ानी होंगी। डिजिटल और लिबरल पॉलिसी मेजर्स ही आने वाले दशकों में इंडिया के मैरीटाइम पॉलिसी और इंटरनेशनल ट्रेड की एक मजबूत नींव रखेंगे और इसी तरह हम इस सेक्टर की 100% एफिशिएंसी को यूटिलाइज करके इंडियन इकोनॉमी के अनटैप्ड पोटेंशियल को मटेरियलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडियन पोर्ट्स की और कैसे वो इंडियन इकोनॉमी को हैवीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।